नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आप लाइक करते हैं, थोड़े से लाइक की संख्या और बढ़ाइए, हालांकि आप बढ़ा रहे हैं। वीडियो शेयर भी जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपके प्रारब्ध की बात पहुंचे। और हाँ, बेल आइकन अगर चैनल का दबा के रखेंगे तो कोई भी अपलोड जैसे ही प्रारब्ध के चैनल पर होगा आपको सबसे पहले सूचना मिलेगी, वो भी सीधे। आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। राम राम भैया, राम राम। पुष्कर जी, भारत में बिहार में चुनाव चल रहा है और हमारे यहाँ होता क्या है कि 365 दिन में अगर एवरेज जोड़ लिया जाए तो मैं गलत नहीं हूँगा, 366 दिन चुनावी मौसम होता है। अब लोग कहेंगे 365 में 366 दिन कहाँ? तो जो प्रधानमंत्री 24 में 26 घंटे काम करते हुए दिखाई देते हैं, उनकी पार्टी जो 24 बनाम 7 यानी साल के 365 दिन 24x7 इलेक्शन के मोड में रहती है, यानी भारतीय जनता पार्टी। और किसी भी पार्टी के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि अगर वो राजनीति में है तो लोकतंत्र में भरोसा रखती है, तो चुनाव के लिए हमेशा तैयार हो, और भारतीय जनता पार्टी वो करती है। प्रधानमंत्री ने धुआंधार शुरुआत कर दी है अपनी 2 रैलियों से। हालांकि इससे पहले इलेक्शन का माहौल बनाने में भी उन्होंने बिहार में एक माहौल बनाया। और हमारे यहाँ का कोई चुनाव क्यों ना हो, पंचायत का चुनाव और उसमें इंटरनेशनल इश्यूज, आप देखिए कांग्रेसी हैंडल्स इस समय क्या घुमा रहे हैं, झुक गया मोदी, कमजोर प्रधानमंत्री। ऐसे लग रहा है जैसे बिहार नहीं, अमेरिका का चुनाव हो रहा है और वहां प्रधानमंत्री कमजोर पड़ गए इसको लेके। हालांकि ये भी हमारा स्वस्थ लोकतंत्र है कि हमारे यहाँ एक विधानसभा का चुनाव होता है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारी समस्याएं वहां पर बतियाई जाती हैं। संभवतः ये कांग्रेस का एक तरह से आप कह सकते हैं दरिद्रता है, राजनीतिक दरिद्रता है कि उनके पास बिहार को लेके कोई बहुत ज्यादा ऐसे बातें नहीं है जिस पर वो बात करें। लेकिन आज बिहार पर चर्चा मैं आपसे नहीं कर रहा। मैं आपको लेके चल रहा हूं पाकिस्तान और जानना चाहता हूं कि अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, क्या ये केवल अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैटर है? कोई तीसरा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या अदृश्य या अननोन, हालांकि अननोन अभी गनमैन ने एक काम किया है और पुलवामा साजिश रचने वाले 2 ऐसे आतंकियों को उनके एक लग्जरी कार में पीओजेके में ठोक दिया गया है। तो अननोन गनमैन को सलाम करते हुए मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, एक तरफ तालिबान के विदेश मंत्री को हम अपने यहाँ बुलाते हैं, हालांकि हमने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन उनकी एम्बेसी हमारे यहाँ होती है। ये एक नया टेस्ट हम देख रहे हैं, नया समीकरण हम देख रहे हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, जिसमें आप दूतावास रखते हैं, विदेश मंत्री को बुलाते हैं, लेकिन वहां की सरकार को मान्यता भी नहीं देते, जबकि वहां पे खूब सारे आप काम भी करते हैं सिविल के ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे। क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में चल रहा है वो सिर्फ इन दोनों का बायलैटरल इशू है? क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के सोशल मीडिया हैंडल्स और क्रिएटर्स को देख लीजिए तो वो कह रहे हैं साहब ये तो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 चल रहा है। क्या चल क्या रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, और कौन सी पार्टियां हैं जो आपको इन्वॉल्व दिखती हैं, और भविष्य क्या है ये जो कुछ भी चल रहा है? पुष्कर दा, ओवर टू यू। अवनीश, यहाँ पर अपनी बात शुरुआत करने से पहले मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कह दूं कि सन 2020 से मैं लगातार एक बात कहता आ रहा हूं कि 2020 के बाद इस विश्व में कोई चीज भी बायलैटरल रह नहीं गई है। ये सिर्फ हमारा आपका भ्रम हो सकता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम इस उथल पुथल के दशक में है जहां पर पुराना टूट रहा, नए की संरचना हो रही है। ऐसी उसमें जो है ये कहना बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि जिम्मेदार व्यक्तित्व तो नहीं होगा कि ये केवल अफगानिस्तान या पाकिस्तान का मामला, बिल्कुल नहीं। ये मामला इनफैक्ट जो है ये कहिए कि क्योंकि हम भारत हैं भारतीय है, भारतीय उपमहाद्वीप में जो कुछ हो रहा है दिख रहा है वो जो है कोई भी बायलैटरल इशू नहीं है। इसमें हमेशा उसमें वो भी शामिल है जो कल तक था, और इसमें वो भी शामिल है जो कल अपनी जगह बनाना चाहता है। आज क्योंकि बड़ा स्पेसिफिकली तो आपने पूछा है मुझसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान पाकिस्तान का उस खेल में पीछे आपको ट्रंप चाचा भी दिखेंगे। पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया, चाहे पुलवामा में हम भारत पे हुआ हो, चाहे अफगानिस्तान पे एक तरफा शुरुआती दौर पे हवाई जहाज से टीटीपी के लोगों को मारने का जो उनका उद्देश्य बताया उन्होंने बमबारी की हो, वो बिना जो है एक ऐसा भिखमंगा देश
जो अभी 3 महीने पहले जिसकी जो है अब जिन जिन हवाई बेसिस को उड़ाया गया उसको बना भी नहीं पा रहा है, वो जो है काबुल में क्यों में आक्रमण करता है? इसलिए कि उसको लगता है कि उसके पीछे एक बड़े शक्ति का हाथ हो गया है, और उस शक्ति के साथ में उनको दो चीज दिखाना था पाकिस्तान को। एक तो अपनी जनता को, जो उसने 9 मई का जो भ्रम पाकिस्तानी जनता को पिला रखा था कि वो जीता और एक हारा हुआ जनरल जो है फील्ड मार्शल बन गया। काबुल, उसको लगा कि अफगानिस्तान कमजोर कड़ी है, जिसके पास कोई एयर डिफेंस नहीं है, जिनके पास कोई रेगुलर आर्मी नहीं है, वहां हम करके जो है एक जो है विजय पताका और कर लेंगे, और साथ में अपने आका को खुश भी कर लेंगे। क्योंकि जो ट्रंप की अमेरिका ने, यहां बड़ा स्पेसिफिक बता दूं, अमेरिका एक अलग चीज है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक अलग चीज है। जो डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका है, उसके साथ एक समझौता उन्होंने किया जिसमें उनके आर्थिक इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है, और साथ में अमेरिका का इंटरेस्ट जो है अफगानिस्तान में दोबारा एंट्री लेने का। कारण बहुत स्पष्ट है। जिस तरीके से उन्होंने सोचा दुनिया चलती है, चाइना को हम दबा लेंगे, चाइना को रोक लेंगे, ये ट्रंप ने जो सोचा था वो नहीं कर पाए। जिस तरीके से अमेरिका ने पिछले 2 दशकों से भारत से अपने संबंध बनाए थे सिर्फ इसीलिए ताकि एक दिन भारत जो है चाइना को रोकने में समर्थशाली हो जाएगा, लेकिन आदमी प्लान करता कुछ और है, और लेकिन बीच में जो घटनाएं कुछ इस तरह हो जाती हैं उससे उनको अपना असेसमेंट चेंज करना होता है। तो अमेरिका का असेसमेंट ये गलत हो गया कि वो भारत एक और पाकिस्तान बन जाएगा। जिस तरीके से जिस काल में अमेरिका ने पेंगे भारत से बढ़ाई थी, वो काल था जब भारत में लगातार या तो सरकारें कमजोर आ रही थी या फिर यूपीए का एक 10 साल का वो था। 2014 में भारत में नरेंद्र मोदी आएंगे, ये उनकी परिकल्पना से बाहर था। यदि आ भी गए तो वे भारत को 1 दशक में वहां ले जाएंगे जो जो अमेरिका की जो रीच थी मैनिपुलेट करने की, उससे दूर हो जाएंगे। वो दिक्कत हो गई। तो यहां पर जो है पाकिस्तान उसकी शह पे, और अफगानिस्तान के जब है महत्वपूर्ण हो जाता है, तो पहले दर्शकों को यह समझना पड़ेगा कि कोई भी किसी भी देश का विदेश मंत्री, भले उसको आप रिकॉग्नाइज करें या ना करें, वो 6 दिन के लिए बाहर घूमता नहीं। और खास तौर से कि जब वो भारत में बैठा हो और पाकिस्तान की ने उस पर उसके यहाँ हवाई हमला किया हो और एक घोषित युद्ध दोनों के बीच एक छोटा मोटा शुरू हो गया। दूसरी जगह होता तो फौरन अगला प्लेन पकड़ता, काबुल विदेश मंत्री चला जाता, अमेरिका जाता या कहीं भी इसके था ऐसा, या मिडिल ईस्ट जाता, कतर जाता, सऊदी जाता। अफगानिस्तान नहीं। इसका अर्थ क्या है? अफगानिस्तान में जो स्क्रिप्ट थी वो वेल प्रिपेयर्ड थी, उनको मालूम था क्या होने वाला है, किस उद्देश्य के लिए है और किस दिशा में जा रहा है। यदि मुझे 2 मिनट दे तो मैं बहुत दर्शकों को ये बताना चाहूं कि जो आज आप इस भारत उपमहाद्वीप में देख रहे हैं, ये आज की कहानी है ही नहीं। इसके विषय में सन 90 के दशक में ऑलरेडी परिकल्पना की गई थी। 1999 में अमेरिका की ने स्टेट डिपार्टमेंट ने अपने 15 सबसे टॉप के जो उनके पॉलिसी मेकर थे उनको बैठाया, एक मीटिंग की और उनसे कहा कि एक पेपर तैयार कीजिए। दर्शकों को शायद आश्चर्य होगा, गूगल कर लीजिए, पता लग जाएगा आपको। एक पेपर तैयार कीजिए कि आप 2025 में एशिया कैसा देख रहे हैं, क्योंकि अगला दशक की जो ऊर्जा है, जो हमको जो एनर्जी लेनी है, उसके हिसाब से अमेरिका कैसे प्रिपेयर रहे, चाइना को कैसे काउंटर करना, तो उस विषय में क्या परिदृश्य देख रहे हैं। तब उन नीतिकारों ने 147 पेज का एक डॉक्यूमेंट तैयार किया। वो डॉक्यूमेंट है एशिया 2025। आज 2025 है। उसमें से आपको यह आश्चर्य होगा देख के कि वो 1999 में उन्होंने ये परिकल्पना की कि एशिया में पाकिस्तान टूट चुका होगा। इस पे काम स्टेट डिपार्टमेंट को ये सिलेबस दिया गया, ये करना है आपको। भारत संघ से परिसंघ बन जाएगा, और साथ में उन्होंने पाकिस्तान में बलूचिस्तान अलग होगा, अफगानिस्तान का पश्तून वाला इलाका होगा, और अमेरिका वहां पर जो है उस कंट्री में, क्योंकि पाकिस्तान पतला हो जाएगा, फिर पंजाब रह जाएगा, सिंध रह जाएगा, बलूचिस्तान को हम कल्टीवेट करेंगे, और पश्तून वाला इलाका है वहां से बैठ के हम जो पूरा जो है सेंट्रल एशिया, रशिया और चाइना को देखेंगे। और भारत तब तक जो है जो संघ का है, हम लोग भारतीय संघ है, वो परिसंघ हो जाएगा। यहां दर्शकों को ये समझना पड़ेगा कि संघ मतलब फेडरेशन होता है और परिसंघ मतलब कॉन्फेडरेट होता है।
कॉन्फेडरेट अमेरिका वाला, जहां पर हर स्टेट अपने आप में होता है। तो ये उनकी प्लानिंग, तो अब ये इस प्लानिंग के तहत सोचेंगे आप, तो आपको यूपीए का जो पूरा कार्यकाल है अरे आपको बहुत मैं अच्छी तरह राहुल समझ में आ जाएगा कि पुष्कर दा किस दिशा में कार्यकाल। पुष्कर दा जी। पुष्कर दा दर्शकों के सामने मैं रख देता हूँ ना, राहुल की जुबानी। राहुल क्या कहते हैं, भारत राष्ट्र नहीं है, 26 अलग अलग राष्ट्रों का समूह है जी। उसी पेपर को एग्जैक्टली पढ़ के, ये, और उसी के एजेंट है तो राहुल। ये दर्शकों सोचिए बिल्कुल। जी प्लीज। अब उसमें उनके से एक गलती, उनके दो गलतियां हुई उनसे। एक तो इनकी गलती ये हुई, गलती क्या, जो उनके उन्होंने अपने सारे फॉर्मेटिव कमेंडेशन में एक चीज नहीं समझी थी, वो ये था कि उनको ये आशा थी कि 2012 तक में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो जाएगा, मतलब 2020 से पहले, और उस युद्ध का फायदा उठाते उसका बलगाइशन किया जाएगा। लेकिन यूपीए तब तक जो है पूरा जो है चीन की गोदी में बैठ चुका था। जिसको काउंटर करना था अमेरिका को, वहीं पे भारत की सरकार वहां बैठ गई, और वो उनके हितों की रक्षा करने के लिए पाकिस्तान से अलाइन हो गए ड्यू टू चाइना। तो पाकिस्तान से युद्ध होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अब आप समझ सकते हैं कि भारतीय सेना को इन 10 सालों में कमजोर क्यों किया गया। फिर एक कहा न्यूज के अंदर कि हम 2014 में कोई राष्ट्रवादी सरकार आएगी, इसकी परिकल्पना नहीं थी। जो सरकार आई, बीजेपी आई भी, तो कभी जो है पूर्व मेजोरिटी से नहीं आएगी। आएगी तो जो 10-12 दल बनेंगे, उनमें से हमारे अपने अपने एजेंट्स होंगे, हम हमको कल्टीवेट करेंगे। तो आपको पूरा सिनेरियो समझ में आ जाता है आपको कि 2014 से कहानी कहां से बदल गई। इसलिए जो अब हो रहा है उद्देश्य वही है, लेकिन कहानी बदल गई। फिर एक और बात हुई 2005 में, एक लेफ्टिनेंट कर्नल पीटर वुराफ, जिसके बारे में कई लोग और भी बात करते हैं, उसने किताब लिखी। किताब तो नहीं थी वो, बेसिकली अमेरिकन जर्नल छपा, उसका नाम था ब्लड, हाँ, ब्लड बॉर्डर्स। वो बेसिकली उस था कि मिडिल ईस्ट को रीड्रॉइंग, और मिडिल ईस्ट था उसके अंदर कि हम 2020 में किस तरीके से मिडिल ईस्ट को रीड्रॉ करेंगे, ज्योग्राफिकल बाउंड्री। उसमें पाकिस्तान उसमें भी शामिल था, उनके तहत भी यही था। उसके अंदर सब एक नई चीज आई, वो नई चीज आई, एक अमेरिका में बिल क्लिंटन के काल में एक स्पेशल असिस्टेंट स्टेट डिफेंस पॉलिसी साउथ ईस्ट एशिया, वो थी रॉल्फ रॉबिन्स। वो सीआईए की पहले एनालिस्ट थी, यूएसएड में पहले काम कर चुकी थी, उनको बनाया गया। और उनका पाकिस्तान पे उनका गहन अध्ययन, और पाकिस्तान से उनका विशेष प्रेम था। जब वो बनी तो वो उन्होंने थ्योरी वो दिया, ये 90 का बता रहा हूं, बिल क्लिंटन पीरियड में, जिसके बारे में भारत के अखबार लिखते नहीं है। उसने जो है पहली बार जो है कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी अमेरिका के लिए, और यस साथ में यस यूनिफाइड कश्मीर का, इंडिपेंडेंट कश्मीर का। इसलिए जो आप हुर्रियत हुर्रियत देखते हैं ना, हुर्रियत को सपोर्ट मिला, ये सारा सपोर्ट जो है अमेरिका से उस काल में मिला उसको, जस्ट बिकॉज उनका। जी, पिछली कुछ कह रहे आपकी हैं आप। बातचीत से जो निकला, तो मैंने राहुल का लिंक जोड़ा, और अभी इस जो आपने कहा कि ये जो प्लान था, इससे मैं सोनिया का लिंक जोड़ देता हूँ। जॉर्ज सोरोस के फंडेड उस वेबसाइट जिसकी सदस्य है सोनिया, उसमें आर्टिकल में क्या लिखा था, जम्मू कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी। दर्शकों जरा वो लिंक भी जोड़िएगा, और आप गूगल करिएगा। ये माँ और बेटे के दो कनेक्शंस पुष्करदा, इसलिए मैंने जरूरी समझा कि इसको भी यहाँ पे सामने रख दूं, नहीं याद नहीं, दिला दूं। अवश्य अवश्य। उसमें उसमें जो है उस दशक, 90 के दशक में, बिल क्लिंटन के दशक में ये प्रोपोगेट किया गया कि उसमें हवा दी जाए। इसलिए 90 का दशक बड़ा खूनी रहा कश्मीरी घाटी का। उसके बाद क्या होता है कि आप ओबामा काल में जो है हिलरी क्लिंटन बन जाती हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। वो क्या करती हैं, इसी रॉस रॉबिन्स को जो है स्पेशल अपना असिस्टेंट बनाती है फॉर पाकिस्तान, साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया। और वो क्या करती है, तब आता है प्रोपोगेट आजाद कश्मीर का,
कि जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उसको, और जो भारत का कश्मीर है कि वैली, नॉट जम्मू, उसको जोड़ के हम जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाते हैं जो पूरा अमेरिका पे करे डिपेंडेंट होगा। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के बीचों बीच इसराइल है टू टेक केयर इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका, इसी तरीके से वो होगा जहां से हम जो है। तो ये दो थ्योरी लगातार अगल बगल चल रही थी इनकी। एक यूरोप ये नहीं चलेगा तो बल्कि पाकिस्तान है पश्तूनिस्तान। अब आज की स्थिति में जो आप देख रहे हैं सारे उल्टे मोहरे पड़ते जा रहे हैं। भारत ज्यादा सशक्त हो गया है। भारत में परिसंघ की जो इच्छा रखने वाला विपक्ष है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कांग्रेस, वो परिपूर्ण ना होकर संघ और मजबूत होता जा रहा। और मेरा तो पूरा दावा है कि भारत का फेडरलिज्म जो है और तगड़ा आप देखेंगे अभी, जो कभी 3-4 साल का और हमारा मंथन काल है, उसके बाद जो भारतवर्ष निकलेगा, तो जहां भारत अपने आप में एक संपूर्ण संघ होगा, वही भारत परिसंघ जरूर बनेगा, लेकिन उसके सैटेलाइट स्टेट्स होंगे जो भारत की आज की ज्योग्राफी उसके बाहर के। ये बात ये समझना बहुत बस। तो जो इस वक्त अफगानिस्तान पाकिस्तान में हो रहा है, वो उसकी शुरुआत सामने अब आपको प्रैक्टिकल होते हुए दिख रही है। थ्योरी तो बहुत पहले हो चुकी, इसके पीछे बैकग्राउंड में काम भी हो चुका। इसलिए अफगानिस्तान बहुत संतुष्ट है क्योंकि उसमें गेन जो है, जो पश्तून है, कंधार का जो ग्रुप तालिबान का, दो ग्रुप है पाकिस्तान तालिबान के, एक को कहा जाता कंधार का और एक जो है आईएसआई सपोर्टर हक्कानी वाला, वो बड़ा संतुष्ट है कंधार वाला, क्योंकि उसको मालूम है कि डूरन लाइन को जो है भारत एक्सेप्ट नहीं करता है। मतलब परोक्ष रूप से बताता क्योंकि इंटरनेशनल मामला है, लेकिन अफगानिस्तान को कहा कि भाई डूरन लाइन हमें को बताए, तुम अटक के जाना चाहते हो जाओ। उसी के साथ उनका भी प्रोसेस ये है कि गिलगिट बल्तिस्तान भारत के लिए पाकिस्तान अधिकृत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है उतना महत्व नहीं रखता भारत के लिए। लोगों को बड़ा कष्ट होगा जान के, भारत का दिखाव वहां रहा है, लेकिन भारत का जो अंतिम उद्देश्य है वो है गिलगिट बल्तिस्तान, जहां सिर्फ अफगान की बाउंड्री मिलती है। क्योंकि बाद में अर्थ में जब दुनिया सेटल आउट करेगी तो अर्थ व्यवस्था ही में महत्वपूर्ण रह जाएगी, कौन कहां से रिसोर्सेज ले आ सकता है। और चाइना की भी दबी पूछ की जो दुम दबी हुई है वो गिलगिट बल्तिस्तान से ही है, क्योंकि पाकिस्तान वहीं से चाइना की जो भी एंट्री पॉइंट है वो है, वहां पर अफगानिस्तान में किसी कंट्रोल नहीं है। हर आदमी सोचता है कि हम अफगानिस्तान कर लेंगे। अफगानिस्तान एक यूनिक चीज है अफगानियों में या अफगानिस्तान की ज्योग्राफी का, कि आप उनको हरा सकते हैं लेकिन आप वहां बैठ के कब्जा नहीं कर सकते। और आज की तारीख में कब्जा करने की कीमत तो अमेरिका भी देख चुका 20 साल करके। जब तक उसकी अर्थव्यवस्था तगड़ी से करता रहा, अब जब बिल्कुल खटियार हो गया तो वो वहां से उसको भागना पड़ा। और जो हथियार छोड़े थे अमेरिका ने, तो आप समझिएगा 2021 में वो इसलिए छोड़े थे, उसको मालूम था कि इस जगह पे जो है खरमंडल होना है, इस जगह पे पूरी भूमिका भूगोल बदलना है, इसलिए किया है। और हर ताकतवर का ये विश्वास होता है कि अल्टीमेटली हम ठीक ही कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान की वो स्थिति है नहीं। तो पूरे महत्वपूर्ण में आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक एक ऐसी चीज में जा चुके हैं जहां पर उनको कोई और ढकेल चुका है, उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। अस्तित्व का मामला है। अस्तित्व ये है कि किस फॉर्म में अस्तित्व बचेगा, बस ये देखना बाकी रह गया। तो इसको आप ये समझ लीजिए कि भारतीय महाद्वीप में जो भी आप देखते आ रहे हैं, जो आगे होगा या स्वयं भारत में, उसमें कोई बायलैटरल इशू नहीं है, उसमें सब बाहर के है। एक पुरानी ताकत जो जा रही है और वो लोग जो नई ताकत बनना चाहते हैं या नई व्यवस्था में टेबल बैठना चाहते हैं, उसमें भारत का एक सुखद पॉइंट यही है कि भारत ऑलरेडी उस कुर्सी में, उस टेबल पे कुर्सी जमा चुका है। इसीलिए भारत जो है संघ से परिसंघ नहीं बन पाएगा, एक मजबूत संघ अवश्य बनेगा। जी बिल्कुल ठीक बात है। और आपने जिस तरीके से रूट का और एक पूरा टाइमलाइन आपने बताया कि कैसे ये पूरी प्लानिंग थी, लेकिन जब होता है कि प्लान ए सक्सेसफुल नहीं हो तो फिर प्लान बी पे काम करना पड़ता है। और इस देश का संभवतः इसीलिए मैं 2014 में जो सत्ता परिवर्तन हुआ और 2014 में जो राष्ट्रवादी सरकार आई,
तो मैं इसे सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन संभवतः कहता हूँ। और कैसे हमारी संस्कृति बची। फिलहाल अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो हो रहा है, वो बायलैटरल नहीं है। बायलैटरल अगर नहीं है, तो इसमें ऐसा भी नहीं है कि केवल एक बाहरी शामिल है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि काम की मेज पर एक खरबूजा रख दिया गया है और वो खरबूजा है भारतीय उपमहाद्वीप की पुनर्संरचना, रिकंस्ट्रक्शन, रीडिज़ाइन, रीअलाइनमेंट। और वो खरबूजा रखा है डाइनिंग पर, उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, वो पाकिस्तान विक्टिम है, अफ़गानिस्तान डायरेक्ट पार्टी है, भारत है, अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, आप सब देख लीजिए और भी 2-4 ले आइए तो उनको भी शामिल कर लीजिए। अब सवाल ये है कि खरबूजा कटेगा तो कहाँ-कहाँ बँटेगा? अभी काम जारी है, जैसे आप देखते हैं ना, निर्माण कार्य प्रगति पे है, कृपया इस डाइवर्जन से जाएँ। तो इसीलिए हम लोग विचारों के डाइवर्जन से जा रहे हैं। कोई अंतिम हल नहीं है, क्या निकल के आएगा ये तभी पता चलेगा जब खरबूजा कट जाएगा और अलग-अलग प्लेटों में बँट जाएगा, तब आपको डाइनिंग टेबल की पूरी तस्वीर नज़र आएगी। मुझे लगता है दर्शकों कि मैंने एक बिंब के ज़रिए आपको ये कन्क्लूड करने का प्रयास किया, आप तक ज़रूर पहुँचा होगा। पुष्कर जी, जिस तरीके से आपने इतिहास से लेके भूगोल तक, पीछे के समय से लेके बैकग्राउंड प्लानिंग से लेके और देखिए ना, ये संयोग है, ये प्रारब्ध है कांग्रेस का और कांग्रेसी इकोसिस्टम का कि आपने 2 उदाहरण दिए। पहले में परिसंघ राष्ट्र समूह कहते हुए राहुल गांधी बरामद हो जाते हैं। दूसरे में डिस्प्यूटेड एरिया जो है कश्मीर, उसका प्रोपेगेट करने के लिए सोनिया गांधी बरामद हो जाती है सोर्स के ज़रिए। तो ये उनका प्रारब्ध है। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आगे आप ज़रूर इस रोचक चर्चा को देखना चाहेंगे। हम इस पर कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिंदु बाकी हैं। इसलिए ये छोटी-सी चर्चा, प्रारंभिक चर्चा, ऐसे बिंदुओं पर हम पुष्कर जी के साथ लगातार बात लेके आते रहेंगे। आज की चर्चा कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा और हाँ, चलते-चलते चैनल आपने सब्सक्राइब किया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बेल आइकन ज़रूर दबा के रखिए ताकि प्रारब्ध के किसी अपलोड की सूचना आपको मिले। पुष्कर जी, आपने हमें समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। हमें यानी अवनीश और पुष्कर जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री